हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो सीरीज चल रही थी, आज उसकी 4th क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास कवर कर लिया है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सीजीपीएससी नॉलेज के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम करंट अफेयर का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है सीजी विजन डॉक्यूमेंट 2047। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आने वाले प्री के एग्जाम के लिए, और इसके अलावा आपका आने वाला जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें ऐसे राइटिंग से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बेहद ज्यादा है कि यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए। हमेशा से मेरा यह प्रयास रहा है कि आपको ऐसे टॉपिक अवेलेबल कराया जाए जो पेपर की दृष्टि से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप इसके पहले देखेंगे, हमने जो अभी नई औद्योगिक नीति आई है उसको भी हमने डिटेल में कवर कर लिया है, और आज की क्लास में भी हम सीजी विजन डॉक्यूमेंट 2047 को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अभी आपके वर्तमान में जितने भी यूट्यूब चैनल होंगे उसमें किसी भी चैनल में आपको यह टॉपिक कवर किया गया नहीं मिलेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से नोट कीजिएगा, और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है यहां से पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बेहद ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले आपका सीजीपीएससी प्री के लिए हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 2 टेस्ट, आज तीसरा टेस्ट था, 3 टेस्ट अब हो चुके हैं। लेकिन अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हैं तो आप ये पुराने टेस्ट भी दे पाएंगे, और अगर आप ये टेस्ट जो है अभी भी जो भी, अगर चाहे आप ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करें या ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करें, आप जितने भी पिछले टेस्ट होंगे आपको वो भी मिल जाएंगे। बाईलैंग्वेज टेस्ट है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको ऑनलाइन मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा तो आप हमारे रायपुर सेंटर में आकर ऑफलाइन मोड में भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होगी तो ये नंबर नीचे दिए गए हैं, आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047, जो आपके आने वाले पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047, और इसकी एक टैगलाइन है, मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़। याद रखना है, इसकी एक टैगलाइन है, मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047, इसको अमृत काल का विजन डॉक्यूमेंट भी कहा जा रहा है 2047 का। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको 2047 के विजन डॉक्यूमेंट निकालने पड़ रहे हैं? तो भारत सरकार का भी भारत विजन 2047 एक डॉक्यूमेंट आया है, उसी को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी क्या किया है, छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 निकाला है कि हम भविष्य में जब आजादी का 100 साल हो जाएगा तो हम अपने छत्तीसगढ़ को किस पायदान में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ कहां तक पहुंच सकता है उस समय तक, वो सब पर चर्चा करने के लिए आपका छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 निकाला गया है। तो याद रखेंगे इसकी टैगलाइन को, मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़, और इसको अमृत काल विजन डॉक्यूमेंट 2047 के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो देश में आजादी का अमृत काल चल रहा है, और आजादी की 1 सदी पूर्ण होने से पूर्व देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। 2047 में देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, और इस अवसर को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है। ठीक है, यानी जो आपका हमारी आजादी का जो 100 साल कंप्लीट होगा 2047 को, तो उसको अमृत काल बोला जा रहा है। तो यानी हमारी आजादी को उस समय अमृत महोत्सव के नाम से जाना जाएगा, और हमारी आजादी का 100 साल कंप्लीट होगा। तो हम इस 100वें साल में हम अपने देश को कहां पर देखेंगे, इसके लिए भारत सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 निकाला है, और हम छत्तीसगढ़ को कहां पर देखेंगे, इसके लिए हमारी राज्य सरकार ने निकाला है छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट।
तो याद रखना है, प्रदेश की विष्णुदेव सरकार 2047 के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखकर विकास की दीर्घकालीन नीति पर चल रही है। यानी अब हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो अपना एक लक्ष्य बनाई है कि 2047 में हम छत्तीसगढ़ को यहां पर देखेंगे, तो उन्होंने इसके दीर्घकालीन नीति को अपनाया है। अभी आपका 2024 चल रहा है, यानी 22-23 साल बाद हम छत्तीसगढ़ को कहां पर देखेंगे, उस दिशा में आज से काम करना प्रारंभ करेगी विष्णुदेव सरकार, ऐसा माना जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि दीर्घकालीन नीति है, यह 22 से 23 साल की नीति है कि हम छत्तीसगढ़ को 2024 से 47 में वहां तक लेकर जाएंगे। उसके लिए यह विजन डॉक्यूमेंट 2047 लाया गया है। अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 निर्मित किसने किया है, यानी यह डॉक्यूमेंट बनाया किसने है। तो याद रखेंगे, इस डॉक्यूमेंट को बनाया है राज्य नीति आयोग ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस डॉक्यूमेंट को बनाया किसने है, तो इस डॉक्यूमेंट को बनाया है राज्य नीति आयोग ने। तो राज्य नीति आयोग के द्वारा यह बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। और याद रखेंगे कि इसका टैगलाइन क्या है, मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़। यह आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। और यह किसने बनाया है, राज्य नीति आयोग ने बनाया है, यह भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, राज्य नीति आयोग छत्तीसगढ़ विजन 2047, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। ये मैंने आपको बताया कि ये उसी का नाम दिया जा रहा है कि ये अमृतकाल का डॉक्यूमेंट है। चलिए अब हम यहां पर, क्योंकि हमको पता है कि यहां पर नीति आयोग, जो छत्तीसगढ़ राज्य का नीति आयोग है, उसने इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया है, तो हम सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्योंकि आपसे हो सकता है कि डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट करके राज्य नीति आयोग से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आपसे नीति आयोग भी हम पढ़ लेते हैं कि इससे भी क्वेश्चन आएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ राज्य जो नीति आयोग है, इसका नाम 2024 में ही परिवर्तित होकर नीति आयोग हुआ है। लेकिन सबसे पहले राज्य योजना मंडल का गठन हुआ था। सबसे पहले राज्य योजना मंडल का गठन हुआ था 10 जनवरी 2001 को। 10 जनवरी 2001 को राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। और जुलाई 2010 में इस छत्तीसगढ़ राज्य योजना मंडल का नाम बदल कर दिया गया राज्य योजना आयोग। यानी योजना मंडल से इसका नाम बदल कर दिया गया राज्य योजना आयोग जुलाई 2010 में। और मार्च 2024 में राज्य योजना आयोग का नाम ही बदल कर दिया गया है राज्य नीति आयोग। तो याद रखना है, राज्य नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, राज्य योजना आयोग। और राज्य योजना आयोग का पुराना नाम क्या था, राज्य योजना मंडल, जिसका गठन 10 जनवरी 2001 को हुआ था। राज्य योजना आयोग नाम पड़ा जुलाई 2010 में और राज्य नीति आयोग नाम पड़ा है मार्च 2024 में। अगर हम राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष देखें तो राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। याद रखना, यानी जो विष्णुदेव साय हैं वही आपके राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब इसके हम देख लेते हैं कि इसमें उपाध्यक्ष कौन बनेगा। तो राज्य शासन द्वारा कोई भी मनोनीत व्यक्ति इसका उपाध्यक्ष बन सकता है। याद रखना है, राज्य शासन द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति इसका उपाध्यक्ष बन सकता है। तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है श्री अमिताभ जैन। याद रखना, जो अभी आपके राज्य के मुख्य सचिव भी हैं, तो मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जो है वर्तमान में राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, श्री अमिताभ जैन है जो कि मुख्य सचिव हैं। और इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें 4 पदेन सदस्य शामिल होते हैं। ये पदेन सदस्य कौन होंगे, ये राज्य के जो मंत्री परिषद बनती है उन्हीं मंत्रियों में से मुख्यमंत्री के द्वारा 4 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। यानी जो आपका जो मंत्री परिषद है हमारे राज्य का, तो मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई भी 4 मंत्री इसका पदेन सदस्य बनेगा। इसके अलावा एक पूर्णकालिक सदस्य होता है जो राज्य शासन के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। एक पूर्णकालिक सदस्य होगा जो राज्य शासन के द्वारा मनोनीत होगा। 3 अशासकीय सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं और 2 जो होते हैं वो स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। तो इतना डिटेल में जाकर पढ़ने से बेहतर आप 2 चीजें जान लीजिए कि राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि इसके उपाध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में श्री अमिताभ जैन जो है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत या छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव हैं, वही इसके उपाध्यक्ष है। इतना जान लीजिए, आपके लिए इतना काफी है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो विजन डॉक्यूमेंट 2047 आया है, तो हम वर्तमान की स्थिति और 2047 में हम कहां पर पहुंच जाएंगे, ये स्थिति में क्या अनुमान लगाया गया या क्या लक्ष्य रखा गया है, उसकी तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
अर्थव्यवस्था के कुछ पैमानों का अनुमान। तो अभी अगर हम देखेंगे तो वर्तमान में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, हमारी ग्रॉस स्टेट आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार का है 61 अरब डॉलर का। यानी अभी हमारी जीएसडीपी कितनी है राज्य की? 61 अरब डॉलर की है। और 2047 में लक्ष्य रखा गया ये पहुंच जाएगी 600 अरब डॉलर में। यानी हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वो 61 अरब डॉलर से बढ़कर पहुंच जाएगी 600 अरब डॉलर में, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, अनुमान लगाया गया है। अभी अगर हमारे देखेंगे कृषि क्षेत्र की भागीदारी, जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 20% के आसपास है। कृषि क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 20% के आसपास है। 2047 में इसका प्रतिशत रह जाएगा 13 से 15%। यानी ऐसा नहीं कि कृषि क्षेत्र की ग्रोथ नहीं होगी, सभी क्षेत्र की ग्रोथ होगी, लेकिन उसमें जो है उद्योग क्षेत्र की ग्रोथ का ज्यादा अनुमान लगाया गया है। तो इसके कारण जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कृषि क्षेत्र बढ़ेगा नहीं, कृषि क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में कम हो जाएगा, क्योंकि जिस गति से कृषि क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा उससे तेज गति से उद्योग क्षेत्र का योगदान जीएसडीपी में बढ़ेगा। तो याद रखना है कि कृषि क्षेत्र का योगदान 20% से गिरकर 13 से 15% आ जाएगा। और जितने भी विकसित देश होते हैं, जितने भी विकसित राज्य होते हैं, उनकी जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र से ज्यादा उद्योग क्षेत्र का योगदान होता है। हमेशा विकसित देश की आप जीडीपी देखेंगे तो विकसित क्षेत्र की जीडीपी में देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र का योगदान जो रहता है वो कृषि क्षेत्र से हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो ऐसा ही अनुमान लगाया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र का योगदान है वो वर्तमान में 20% के आसपास है, 2047 में 13 से 15% के आसपास आ जाएगा। उद्योग क्षेत्र का योगदान 45% वर्तमान में है, यह बढ़कर चला जाएगा 47 से 50% के आसपास। यानी उद्योग क्षेत्र का योगदान 47 से 50% तक चला जाएगा। इसके अलावा सेवा क्षेत्र का योगदान, सेवा क्षेत्र का योगदान वर्तमान में 35% है और यही अनुमान है कि 2047 में भी ये 35% या 36% के आसपास ही रहेगा। यानी सेवा क्षेत्र में ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आएगा योगदान में, लेकिन कृषि क्षेत्र का योगदान कम होगा और उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ेगा। और हमारी जो जीएसडीपी है वो 61 अरब डॉलर से 600 अरब डॉलर उस समय पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ऐसा हमारा दीर्घकालीन नीति के तहत इसका लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये जितने आंकड़े हैं यही पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये पूछा जाएगा 2047 में क्या अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 600 अरब डॉलर। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना होगा? 13 से 15%। उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना होगा? 47 से 50%। सेवा क्षेत्र का योगदान कितना होगा? तो वो उतना ही रहेगा 35% के आसपास जितना वर्तमान में। और क्या क्या चीजें परिवर्तन होगा उसको देख लेते हैं। कुछ और अनुमान लगाया गया है। अब देखो, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 3.1 करोड़ है। अगर हम वो देखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2 करोड़ 55 लाख पड़ते हैं, लेकिन वर्तमान में लगाया गया अनुमान कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3.1 करोड़ के हिसाब से, ये 2024 के आंकड़े के अनुसार बता रहा हूं। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार 2 करोड़ 55 लाख पड़ते हैं, वो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन वर्तमान यानी 2024 में छत्तीसगढ़ की जनगणना या जनसंख्या 3.1 करोड़ के आसपास है। और यह अनुमान लगाया गया कि 2047 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। यानी 2047 आते तक छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास होगी। औसतन आयु, तो औसतन आयु कहने का मतलब अगर हम राज्य में वर्तमान में जितने भी आयु के लोग रह रहे हैं सबको जोड़ के उनका औसत निकाल दें, सबको जोड़ के उनका औसत निकाल दें, तो औसतन आयु वर्तमान में 27 वर्ष है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारा छत्तीसगढ़ युवा राज्य है। युवा राज्य कहने का मतलब यहां पे युवा वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, क्योंकि औसतन आयु हमारे राज्य में रहने वाले लोगों की केवल 27 वर्ष है। अगर हम इसका 2047 में देखें तो यह औसतन आयु 36 से 37 वर्ष के आसपास पहुंच जाएगी। यानी अगर हम सभी जितने भी लोग हमारे यहां उस समय जीवित रहेंगे उनका अगर हम औसत निकालेंगे सभी के आयु का, तो वो 36 से 37 वर्ष के आसपास आएगा। शहरी जनसंख्या देखें तो शहरी जनसंख्या वर्तमान में 27% है और ये आपका 2047 में 35 से 38% हमारी शहरी जनसंख्या हो जाएगी, ये अनुमान लगाया गया है।
इसके अलावा साक्षरता दर देखें तो वर्तमान में साक्षरता दर 78.2% है 2024 के आंकड़ों के अनुसार, और 2047 में ये 99.99% तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि जो विजन डॉक्यूमेंट आया है इसमें साक्षरता दर के 2 आंकड़े बता दिए गए हैं, जिसके कारण यहां पर डाउट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। एक जगह लिखा है कि हमारा 2047 में हमारी साक्षरता 80% होगी, और जो बाद में उसको जब डिटेलिंग दिया गया है तो वहां पर बताया गया कि हमारी साक्षरता दर 99.99% होगी। तो अगर मैं एक सोचूं तो अभी 2024 चल रहा है, तो 2047 में ऐसा नहीं होगा कि हमारी साक्षरता केवल 2% बढ़ेगी। तो उसके अनुसार ये वाला आंकड़ा ज्यादा सही लग रहा है कि 99.99% हमारी साक्षरता दर होगी। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 80% आ रहा है, 99 नहीं आ रहा है, तो आप 80% ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के पहले पेज में 80% लिखकर दिया है। लेकिन अगर आप बाद में डिटेलिंग में देखेंगे तो 99.99% दिया है। दोनों ऑप्शन में आएगा तो 99.99 लीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर आंसर है। ठीक है। बेरोजगारी दर देखें तो वर्तमान में बेरोजगारी दर 2.7% है। 2047 में ये 1% के आसपास या 1% से कम बेरोजगारी दर को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गरीबी रेखा से नीचे लोग देखें तो वर्तमान में राज्य की कुल जनसंख्या का 39.9% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो 2047 में लक्ष्य रखा गया है कि 1% से कम लाना, यानी 1% तक हमको गरीबी रेखा से नीचे कितने % लोग रहे, 1% लोग रहे या उससे कम लोग रहे, यह अनुमान या लक्ष्य रखा गया है। औसत जीवन प्रत्याशा, यानी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक कोई भी व्यक्ति औसतन कितनी उम्र तक जीवित रह रहा है, यानी कितनी उम्र तक वो जी रहा है। तो जीवन प्रत्याशा 65.2 वर्ष है वर्तमान में, कि छत्तीसगढ़ का एक कोई भी व्यक्ति औसतन 65 साल तक की उम्र तक जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर 2047 में लक्ष्य रखा गया है कि जो जीवन प्रत्याशा है उसको 84 वर्ष तक लेकर जाएं, यानी छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति 84 वर्ष तक औसतन जीवित रहे। आगे शिशु मृत्यु दर, तो वर्तमान में शिशु मृत्यु दर 2024 के आंकड़े के अनुसार 38 है। इसको शिशु मृत्यु दर को 5 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है कि शिशु मृत्यु दर 5 से कम कर ली जाए। मातृत्व मृत्यु दर, तो मातृत्व मृत्यु दर वर्तमान में 137 है, और यह अनुमान लगाया गया कि 2047 में अनुमान या लक्ष्य रखा गया है कि इसको 10 से कम करना है, यानी 10 या 10 से कम तक इसको लेकर आना है। तो ये प्रमुख कुछ आंकड़े थे जो आपके पेपर में, यही जो मैंने आपको 2 स्लाइड बताया ना, ये वाली स्लाइड और इसकी पिछली स्लाइड, ये दोनों स्लाइड से पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, जितनी बार हो सके इसको अच्छे से पढ़िएगा, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये वाली स्लाइड से क्वेश्चन आएगा, या तो आपका जो पिछला स्लाइड था ये अर्थव्यवस्था के कुछ पैमाने, यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 स्लाइड आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब देखते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ किन किन क्षेत्रों में वर्तमान में आगे है, यानी अभी हमारा छत्तीसगढ़ किन किन क्षेत्रों में बुलंदियों में जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ किन किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। तो जिन जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पिछड़ा होगा, हमको उस क्षेत्र में राज्य सरकार को बेहतर काम करना पड़ेगा। तो उसी के लिए विकास की थीम बनाई गई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अग्रणी क्षेत्रों में विकास की थीम, यानी हमारा छत्तीसगढ़ किन किन क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सुपर फूड शक्ति। तो सुपर फूड शक्ति में देखेंगे राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आप छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़ते ही हैं कि राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो वही बता रहे हैं, राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यहां विविध फसलों के अनुकूल जलवायु है। 35% कृषि भूमि है, हमारे यहाँ कृषि भूमि कितनी है, 35% है। और मुख्य नदियां राज्य की धरती में है, यानी जितने भी हमारी मुख्य नदियां वो हमारे राज्य से प्रवाहित हो रही है। और राष्ट्रीय औसत से अधिक वर्षा हमारे यहाँ होती है, यानी हमारे यहाँ जो औसतन वर्षा होती है वो राष्ट्रीय औसत वर्षा से कई ज्यादा अधिक है। इस क्षेत्र में हम अग्रणी है, इसलिए हमारे यहाँ जो होता है फूड का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। अगर हम देखें स्थानीय उत्पाद और वैश्विक पहचान, तो अगर आप देखेंगे तो राज्य का 44% भूभाग क्या है, वनों से आच्छादित है। हमारे यहाँ 44% क्षेत्रों में वन है। तो अगर हमारे यहाँ 44% क्षेत्रों में वन है, यानी यहाँ पर हमारे पास लघु वनोपज अच्छे खासा मात्रा में पाए जाएंगे। तो वही चीज आपको बता रहे कि यहाँ वनोपज की क्या है, भरमार है। तो हम इस वनोपज का क्या कर रहे हैं, हम इन वनोपज के कारण हमको वैश्विक पहचान मिल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वनोपज पाए जाते हैं जो भारत में बहुत कम जगह पाए जाते हैं। तो हमारे जो है वनोपज
वनोपज की जो है वनोपज के कारण हमारी विश्व में अच्छी खासी पहचान बन रही है। सुदृढ़ आधार और उन्नत उद्योग, तो छत्तीसगढ़ में टीन खनिज का अकेला उत्पादक राज्य, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि टीन का अकेला उत्पादक राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है। कोयला, लोहा, एल्यूमिनियम के उत्पादन में भी छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। यहां लाइमस्टोन के भी निक्षेप मिले हैं यानी खाने हैं। लिथियम और अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट इसे समृद्ध राज्य बनाते हैं। आपको पता है अभी छत्तीसगढ़ में लिथियम कटघोरा में भी मिला है, तो ये सब के कारण हमारा छत्तीसगढ़ खनिज के क्षेत्र में भी आगे बढ़ा है, और खनिज अगर हमारे यहाँ है तो हमारे यहाँ उद्योग भी अच्छे खासी संख्या में स्थापित होंगे। आगे देखते हैं, जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़। तो जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़ क्या है, तो राज्य की सीमाएं देश के 7 राज्यों से लगती है। हमारे छत्तीसगढ़ की सीमा देश के 7 राज्यों से लगती है तथा 40% जनसंख्या से जुड़ी हुई है। यानी हमारी जो राज्य हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, तो हमारे छत्तीसगढ़ के चारों तरफ 7 राज्य हैं। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उन 7 राज्यों की जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या का 40% है। तो छत्तीसगढ़ उन 40% जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। परिवहन से राज्य की आय देश की कुल आय का 6वां हिस्सा है। यानी परिवहन से जो भी देश में हमारी कुल आय होती है उसका 6वां हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ का है। यानी देश में परिवहन से होने वाली कुल आय का 1/6 भाग छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ देश के आंतरिक भूभाग का केंद्र बिंदु है। यानी हमारे देश में जितने भी हमारा देश, क्योंकि सेंटर में हमारा राज्य सेंटर में, तो छत्तीसगढ़ हमारे देश के आंतरिक भूभाग का केंद्र बिंदु यानी छत्तीसगढ़ सेंटर में आता है। अब देखते हैं प्रकृति से संस्कृति तक क्या है हमारे यहां। तो छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठ स्थापित, आपको पता है माता की 5 शक्तिपीठ हमारे यहां स्थापित है। 35 से अधिक जनजातियां यहां निवास करती हैं। यानी छत्तीसगढ़ जो है संस्कृति के अनुरूप भी बहुत अव्वल दर्जे का राज्य। हमारे यहाँ संस्कृति कल्चर के हिसाब से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य है। राजिम कुंभ, चंपारण मेला, बस्तर दशहरे के साथ ही यहाँ पर्यावरण आधारित कई जलप्रपात, सघन वन तथा जैव प्रजातियां मिलती है। तो हमारा जो है कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ रिच है। आगे देखते हैं प्राकृतिक औषधालय। प्राकृतिक औषधालय क्या, हमारे यहाँ वन है तो वनों से हमको कई सारी औषधियां मिलती है। तो वनों से औषधियां मिलती है तो उसके अनुरूप भी छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्य है। राज्य में 11,000 से अधिक परंपरागत वैद्य हैं, ठीक है, जो कि जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। 625 से अधिक प्रजातियों के औषधि पौधे यहां मिलते हैं। वात रोग, पेट से जुड़ी बीमारियां, मधुमेह, रक्तचाप आदि का परंपरागत उपचार यहां पर किया जाता है। तो इतनी जो चीजें हमने पढ़ी, चाहे वो सुपर फूड शक्ति हो, चाहे स्थानीय उत्पादों के तहत हमको वैश्विक पहचान मिली हो, उद्योगों से पहचान मिली हो, जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़, प्रकृति से संस्कृति तक और प्राकृतिक औषधालय, इन सब क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ वर्तमान में समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता है। अब छत्तीसगढ़ किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है उसको देख लेते हैं। पिछड़े क्षेत्रों की विकास की 3, यानी छत्तीसगढ़ किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ सबसे पहले देखेंगे स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़। स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़ क्या है, राज्य में जीवन प्रत्याशा राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यानी हमारे यहां जो लोग औसतन जी रहे हैं वो राष्ट्रीय औसत से कम जी रहे हैं। शिशु और मातृत्व मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यानी हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर और जो मातृत्व मृत्यु दर है वो देश में जितने शिशु या माता की मृत्यु हो रही उससे ज्यादा है। आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण की समस्या हमारे यहाँ विद्यमान है। राज्य के 10,000 नागरिकों पर मात्र 2.9 डॉक्टर ही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.3 डॉक्टर का है। यानी हमारे यहाँ 10,000 की जनसंख्या में केवल 2.3 डॉक्टर ही है, जबकि देश में 10,000 की जनसंख्या में लगभग 7.3 डॉक्टर है। यानी हम जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े हुए, हमको स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्यादा बेहतर काम करने की आवश्यकता है। अब यहां पर देखते हैं पुनर्नियोजी भविष्य स्थायी उत्पादन और उपभोग। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 20वें स्थान पर आता है। यानी ऊर्जा और जलवायु के सूचकांक में हमारा राज्य 20वें स्थान पर है। कुल कार्बन उत्सर्जन यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों के बराबर है। यानी यूपी और महाराष्ट्र इतने बड़े राज्य हैं तब भी वहां का जो कार्बन उत्सर्जन होता है, और हमारा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कम है लेकिन हमारे यहाँ कार्बन उत्सर्जन यूपी और महाराष्ट्र के बराबर है, जिसके कारण हम जलवायु सूचकांक में पिछड़े हुए हैं। तो इस क्षेत्र में हमको काम करने की आवश्यकता है कि हमारे राज्य से जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो कम हो सके। आगे देखते हैं फ्यूचर रेडी प्रतिभाशाली छत्तीसगढ़। इसमें क्या है, राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे है। यानी जो देश की साक्षरता दर है उससे हमारे राज्य की साक्षरता दर कम है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी
NAS का गणित और भाषा में स्कोर राष्ट्रीय औसत से नीचे है, यानी हम NAS के भी जो स्कोर होते हैं उसमें भी हम नीचे आ रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों में यह गैप बड़ा है, यानी साक्षरता दर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों में कम है और बाकी क्षेत्र में ज्यादा है। नवाचार सूचकांक में राज्य 17वें स्थान पर है, यानी यहां पर कोई भी नवाचार नहीं हो रहा है और नवाचार के सूचकांक में हमारा राज्य 17वें नंबर पे आता है हमारे देश में। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देख रहे हो तो हमारा जो फ्यूचर रेडी प्रतिभाशील छत्तीसगढ़, यानी हमको युवा वर्ग को स्किल्ड करने की ज्यादा जरूरत है, उनमें साक्षरता बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, इसमें हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र में ज्यादा काम किया जाएगा। AI और IT का गढ़ छत्तीसगढ़, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गढ़ छत्तीसगढ़ को बनाया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ कोई भी IT सेक्टर के कोई बड़े उद्योगी नहीं है, हमारे यहाँ IT सेक्टर की कोई कंपनी नहीं है हमारे यहाँ, तो उस क्षेत्रों में हमको काम करना पड़ेगा। AI आधारित उद्योगों को हमको आकर्षित करना पड़ेगा यहाँ पर। तो राज्य में केवल एक IT पार्क है, तो हमको पता है हमारे यहाँ एक ही IT पार्क आता है। विकास और नियोजन के लिए सीमित संसाधन की चुनौती है, तो हमको क्या करना है, AI और IT के का गढ़ बनाना है छत्तीसगढ़ को। तो राज्य सरकार को AI और IT आधारित उद्योगों को या कंपनियों को स्थापित करने में यहां पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ राज्य के लिए औद्योगिक नीति बनी 2024 से 30। तो यहां पर आपको ये अलग अलग थीम है, याद रखिएगा ये अलग अलग थीम है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये अलग अलग थीम है 7 8 9 10, ये अलग अलग थीम है। तो यहां पर देखो स्वच्छ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़, फ्यूचर रेडी प्रतिभाशील छत्तीसगढ़, AI और IT का गढ़ छत्तीसगढ़, पुनर्योजी भविष्य स्थायी उत्पादन और उपभोग, ये इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ना है। ये यहां पर हम पिछड़े हुए हैं और जिन क्षेत्रों में हम आगे हैं इन क्षेत्रों में हम आगे हैं। तो इसको बोला गया अग्रणी क्षेत्रों में विकास की थीम और इसको बोला गया है पिछड़े क्षेत्रों में विकास की थीम, यानी उसमें हम अग्रणी है उस पर विकास कैसे करेंगे और जिन क्षेत्रों में हम पिछड़े हैं उस पर विकास कैसे करेंगे। ये थीम इस तरीके से बनाई गई है राज्य नीति आयोग के द्वारा। अब एक एक करके हम सब में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं निवेश का उपयुक्त स्थल है छत्तीसगढ़, यानी निवेश को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार क्या काम करेगी उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले है निवेश का उपयुक्त स्थल है छत्तीसगढ़। तो विजन 2047 पर चलकर छत्तीसगढ़ निवेश के लिए सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बनेगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2047 में हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो निवेश करने के लिए उद्योगों के निवेश में सबसे पसंदीदा राज्य बनेगा। ब्रांडिंग कैंपेन चलाकर छत्तीसगढ़ ब्रांड का निर्माण किया जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को एक ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा कि हर कंपनी यहां पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो। तो यही बोल रहा है ब्रांडिंग कैंपेन चलाकर छत्तीसगढ़ ब्रांड का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। क्षमता विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। राज्य की नीतियों को निवेश के अनुरूप बनाया जाएगा, यानी क्षमता विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा, यानी लोगों को स्किल्ड किया जाएगा ताकि यहां पर लोग स्किल्ड होंगे तो यहां के लोगों को अगर यहां पर निवेश होगा, उद्योग लगेंगे तो स्किल्ड पर्सन को वहां पर जॉब मिल पाएगा। और यहां पर राज्य सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी कि लोग जितनी भी कंपनियां वो यहां पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। ब्रांड छत्तीसगढ़ को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार वर्तमान नीतियों की समीक्षा कर रही है, यानी जितनी भी नीतियां वर्तमान में चल रही है उसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि यहां पर निवेश बढ़ पाए, उसके लिए राज्य सरकार वर्तमान में काम कर रही है। औद्योगिक GDP का लक्ष्य हासिल करने के लिए आगामी 25 वर्षों में 18 से 20 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया है। हमने बताया ना कि हमारी जीडीपी कितनी, GSDP कितनी हो जाएगी, 600 अरब डॉलर। तो 600 अरब डॉलर GSDP ले जाने के लिए आगामी 25 वर्षों में 18 से 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है कि उद्योग क्षेत्र में इतना निवेश किया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्रों से भी निवेश की आवश्यकता होगी, यानी प्राइवेट क्षेत्रों को भी यहां पर आकर्षित किया जाएगा कि वो छत्तीसगढ़ राज्य की GSDP 600 अरब डॉलर ले जाने में अपना कुछ निवेश करे। प्राथमिकता के सेक्टर निर्धारित करने के लिए सरकार वर्तमान में नीतियां जमीनी स्तर पर आकलन कर रही है और निवेशकों से संबद्धता के लिए कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। यानी अब लोग, सरकार क्या कर रही है, उद्योगपतियों से ही पूछ रही है, स्थानीय लोगों से पूछ रही है कि किस तरीके से नीतियों का निर्माण हो, उसके तहत सरकार नीतियां बना रही है ताकि उद्योग यहां पर आकर्षित हो पाए। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने जब विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया था तब भी राज्य के स्थानीय लोगों से बोला था कि अगर आपको कुछ सुझाव देना है कि हम 2047 में छत्तीसगढ़ को कहां देख रहे हैं, तो उनसे भी सुझाव मंगाए गए थे। ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये हो गया निवेश का उपयुक्त स्थल है छत्तीसगढ़। तो निवेश के लिए सरकार क्या करेगी वो यहां पर बताया गया है। अगला देखते हैं,
औद्योगिक विकास का औद्योगिक विकास उद्योगों का गढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? औद्योगिक विकास और उद्योगों का गढ़। तो उद्योगों के गढ़ का बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है विजन डॉक्यूमेंट 2047 में, वो देखते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए नवाचार और वैल्यू एडिशन पर फोकस किया जाना है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के साथ ही विश्व व्यापार में सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। हरित उद्योग को प्रश्रय देने की योजना है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति बनी है। औद्योगिक नीति के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग स्थापित करने के लिए उनको अलग अलग छूट दी जा रही है। आगे, देश में नवकरणीय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। यानी ऐसी ऊर्जा जिसका आप लगातार उपयोग कर सकते हो उसको नवकरणीय ऊर्जा, यानी वो खत्म कभी नहीं होगी। तो देश में नवकरणीय ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। विशेषीकृत स्टील, रक्षा क्षेत्र में बजट में वृद्धि, ई ऑटो सेक्टर में निर्यात की संभावना आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई है। यानी हमारे यहां जितने भी आपके ई ऑटो सेक्टर यानी आपके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां हमारे यहां बने, ऐसे उद्योग हमारे यहां स्थापित हो, हम यहां पर गाड़ी बनाकर उसका निर्यात करें, इसके लिए हमारे औद्योगिक नीति में कई सारे प्रयास किए गए हैं। उसके हमारा वो विजन डॉक्यूमेंट 2047 में जो लक्ष्य रखा गया उसको पाने के लिए हमारी औद्योगिक नीति बनी है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में एचआर स्टील, बार और रॉड का ही मुख्य रूप से उत्पादन होता है। देश की तुलना में स्टील उत्पाद का 9 से 14% हमारे राज्य से होता है। यानी देश में जितना भी स्टील उत्पादन हो रहा है उसका 9 से 14% हमारे राज्य में ही स्टील उत्पादन होता है। यहां स्टेनलेस और विशेषीकृत स्टील के क्षेत्र में असीम संभावना है। हमारे यहाँ स्टेनलेस स्टील नहीं बनता, हमारे यहाँ ना ही विशेषीकृत स्टील बनता है। तो हमारे यहाँ नॉर्मल स्टील बन रहा है, बार रॉड ये सब स्टील के बन रहे हैं, लेकिन हमारे यहां ना तो स्टेनलेस स्टील बन रहा है अच्छे से, ना ही विशेषीकृत स्टील बन रहा है। इसको उत्पादन की हमारे यहां अच्छी खासी संभावना है। तो स्टील उत्पादन में राज्य के विकास के लिए 90 दिन में क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। यानी हमारा विजन डॉक्यूमेंट के जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको पाने के लिए क्या है, हमारे यहाँ स्टील उद्योग अच्छे से बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ स्टील क्योंकि उत्पादन पहले ही हो रहा है, तो हमारे यहाँ स्टेनलेस स्टील का उत्पादन हो, इसके लिए राज्य सरकार क्या कर रही है, सिंगल विंडो प्रणाली के तहत स्टील उद्योग स्थापित करने के लिए जो भी कंपनी यहां पर आएगी उसको 90 दिन में पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा और वो अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। उस विषय में सरकार प्रयास कर रही है। टैक्स में छूट, भूमि और ऊर्जा छूट का भी प्रावधान रखा गया है। यानी इन कंपनियों को टैक्स और भूमि में भी करों में छूट मिलेगी, उसका भी प्रावधान रखा गया है। अब यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को स्टील बेल्ट बनाया जाएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई को स्टील बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा और इंडस्ट्रियल क्लस्टर को 6 लेन हाईवे से जोड़ने की योजना है। यानी जो रायपुर, दुर्ग, भिलाई है वो स्टील बेल्ट बनेगा, यानी ये आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा रायपुर, दुर्ग, भिलाई। और रायपुर, दुर्ग, भिलाई को आप बोल सकते हो 6 लेन हाईवे से जोड़ने का कोशिश किया जाएगा। योजना है कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई जो आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगा उसको 6 लेन हाईवे से जोड़ा जाए। रेलवे का भी विकास किया जाएगा। ऑटोमोबाइल, जहाज निर्माता कंपनी, रेलवे निर्माता कंपनियों से दीर्घकालिक समझौते की रणनीति बनाई जाएगी। यानी यहां पर जो आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रेलवे है या आपके जहाज निर्माता कंपनी, उनसे जो क्या किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और दीर्घकालीन नीति बनाई जाएगी ताकि वो लंबे समय तक यहां पर उद्योग को स्थापित करके प्रोडक्शन करते रहे। मेन चीज क्या है इसमें कि आपको रायपुर, दुर्ग, भिलाई को स्टील बेल्ट बनाया जाएगा और यहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर के तहत 6 लेन आपका हाईवे बनाया जाएगा। ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है पर्यटन विकास, प्रकृति से संस्कृति तक। अब ये पर्यटन विकास, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या नीति बना रही है वो देख लेते हैं। तो प्रकृति से संस्कृति तक की थीम पर 2047 तक पर्यटन उद्योग का विकास किया जाएगा। इसके लिए राज्य की कनेक्टिविटी को उन्नत किया जाना है। देखो, पर्यटन तभी बढ़ेगा जब आपके परिवहन के साधन अच्छे खासे उपलब्ध होंगे। यानी कहीं पर भी अगर आपकी पहुंच सुगम है तो पर्यटन अपने आप बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पर्यटन के अच्छी खासी संभावना है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवहन साधनों की कमी हमारे पर्यटन को कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो कर सकती है, या पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास आ सकता है उसकी दर को धीमी कर सकती है। तो अगर हमारी कनेक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे पर्यटन की संभावना हमारे यहाँ ज्यादा बढ़ेगी।
होगी। तो प्रकृति से संस्कृति तक थीम 2047 तक पर्यटन उद्योग का विकास किया जाएगा। इसके लिए राज्य की कनेक्टिविटी को उन्नत किया जाना है। वर्तमान में रायपुर से 16, बिलासपुर से 5 तथा जगदलपुर से 3 सीधी उड़ान सेवा है। यानी हमारे यहां रायपुर से 16 फ्लाइट जाती है, बिलासपुर से 5 और जगदलपुर से 3 सीधी उड़ान सेवा है। राज्य के 12 जिले वर्तमान में ऐसे हैं जो रेलवे से नहीं जुड़े हुए हैं। यानी हमारे रेल नेटवर्क के अंतर्गत 33 जिलों में से 12 जिले ऐसे जहां पर रेलवे लाइन नहीं है। तो राज्य के 12 जिले रेल नेटवर्क से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इनको क्या करना है, हमको रेल नेटवर्क से जोड़ना है। राज्य में सड़कों का घनत्व 0.8 किलोमीटर है। यानी हमारे यहां सड़कों का घनत्व कितना है, केवल 0.8 किलोमीटर है। अगर हम पूरे छत्तीसगढ़ का औसत निकाल लें, यानी छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देखें और सड़कों का क्षेत्रफल देखें, तो औसतन हमारे यहां केवल 0.8 किलोमीटर सड़क मतलब आता है औसतन, जबकि देश का औसत 1.9 किलोमीटर सड़क है। ठीक है, देश का औसत क्या है कि 1.9 किलोमीटर सड़क है। तो हमारे यहां सड़कों का घनत्व भी कम है, 0.8 है। रायपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाएगा। जैसे अभी आपने सुना ही था, रायपुर से सिंगापुर, दुबई फ्लाइट जाएगी, तो वही चीज है, रायपुर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। यहां से अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन जैसे कई देशों की सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होगी। अंबिकापुर तथा जगदलपुर हवाई अड्डे से उड़ानों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। रेल तथा सड़क नेटवर्क का विस्तार भी किया जाएगा। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रमुख पर्यटन स्थलों से जोड़ने की योजना है। यानी आपके हर पर्यटन स्थल से रायपुर हवाई अड्डे तक की पहुंच आसान बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। होम स्टे, पर्यावरण रहवास, यानी कई लोग जाते हैं ना, जिसको आपको जाकर कहीं पर नेचर के बीच में नेचर कैंपिंग करना पसंद होता है, तो छत्तीसगढ़ में भी वही पर्यावरण रहवास, नेचर कैंपिंग आदि का विकास किया जाना यहां पर तय किया गया कि 2047 तक हम इसका विकास करेंगे। होम स्टे व पर्यटन सुविधाओं से स्थानीय निवासियों को जोड़ा जाएगा। होम स्टे और पर्यटन, आपका जो नेचर कैंपिंग स्थानीय लोगों को दिया जाएगा कि वो करवाएं, ताकि उनकी भी आय बन पाए। पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए टैक्स में विकल्प के छूट को अपनाया जा सकेगा। यानी कोई निजी क्षेत्र भी पर्यटन में यहां पर आपका बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उनको भी टैक्स वैक्स में छूट दी जाएगी। इको टूरिज्म नीति का निर्माण किया जाएगा। इको टूरिज्म बनाया जा रहा है, इको टूरिज्म नीति का निर्माण होगा। लग्जरी रिजॉर्ट का निर्माण करने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जाएगा। यानी पर्यटन स्थल पर लग्जरी रिजॉर्ट बने जहां पर लोग जाकर रुके, तो निजी क्षेत्र को आमंत्रित कर रहे हैं। जनजाति समूह को ट्रेनिंग दी जा रही है। अब जनजाति समूह को भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर कोई आपके यहां आ रहा है तो आपको कैसे रखना है, आपको अपने क्षेत्र को, पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो जनजाति समूह को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि यहां पर उन क्षेत्रों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्वास्थ्य और पोषण। स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में आपको पता है छत्तीसगढ़ पिछड़ा क्षेत्र है, तो उसी क्षेत्र में हमको ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत है। स्वस्थ छत्तीसगढ़, सुखी छत्तीसगढ़ 2047 की थीम पर स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 3 उपाय तलाशे गए हैं। यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं, तो उस क्षेत्र में हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसके लिए 3 उपाय खोजे गए हैं। क्या उपाय है? सभी संभागों में 5 मेडी सिटी का निर्माण किया जाएगा। हर संभाग में 5 सिटी को मेडी सिटी बनाया जाएगा, यानी मेडिकल से उन्नत सिटी बनाया जाएगा, जहां उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। तो पहला क्या उपाय है? 5 मेडी सिटी हर संभाग में बनाया जाएगा, यह पहला उपाय खोजा गया है। दूसरा, आरोग्य छत्तीसगढ़ योजना के तहत जनसंख्या आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन तंत्र का विकास किया जाएगा। यानी एक योजना बनाई जाएगी जिसका नाम होगा आरोग्य छत्तीसगढ़, और आरोग्य छत्तीसगढ़ योजना के तहत जनसंख्या पर आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन होगा। यानी कितनी जनसंख्या में कितने डॉक्टर होंगे, ये सब चीजें तय की जाएगी और वहां पर उनके स्वास्थ्य का बेहतर जांच किया जा सकेगा। और राज्य स्तर पर पोषण मिशन प्रारंभ किया जाएगा, यानी पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पर एक पोषण मिशन चलेगा। तो 3 तरीके का आपका यहां पर उपाय खोजा गया है। पहला मेडी सिटी बनाने का, दूसरा उपाय खोजा गया है किस चीज का? दूसरा उपाय खोजा गया आरोग्य छत्तीसगढ़ योजना, और तीसरा खोजा गया राज्य स्तरीय पोषण मिशन। तो मेडी सिटी जो बनाई जाएगी, हर संभाग में 5 मेडी सिटी बनाना है, तो मेडी सिटी में क्या क्या चीजें उपलब्ध होगी? तो मेडी सिटी में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर रहेगा मेडी सिटी में, छात्रों के लिए हॉस्टल तथा विशेषज्ञ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी वहां पर। प्रत्येक सिटी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। बीमारियों को वर्गीकृत कर उनका उपचार तंत्र विकसित किया जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि मेडी सिटी जो होगी वहां पर
मेडिकल से संबंधित कॉलेज होंगे, यूनिवर्सिटी होंगी, हॉस्पिटल होंगे, तो जहां पर आपके स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर किया जा सके। आरोग्य छत्तीसगढ़ योजना बनेगी। तो आरोग्य छत्तीसगढ़ योजना क्या है? आरोग्य छत्तीसगढ़ योजना में मधुमेह, अनुवांशिकी रोग, गर्भावस्था में देखभाल, कुपोषण, कैंसर आदि के लिए अलग अलग उपचार तंत्र को विकसित करना है। यानी जो आपका आरोग्य योजना आएगी उसमें आपकी निम्न बीमारी, शुगर, अनुवांशिकी, गर्भावस्था में देखभाल, कुपोषण, कैंसर आदि के लिए अलग अलग उपचार तंत्र विकसित करने का प्रयास उसमें किया जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था में डिजिटल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग बढ़ाने की योजना है। यानी स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या करेंगे? डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को बढ़ाया जाएगा। जैसे आपकी आंगनबाड़ी होते हैं, बालवाड़ी होती है, उसमें मितानिन काम करती है, तो उनको डिजिटल रूप से सिखाया जाएगा, हर चीज डिजिटल हो जाएगी। जैसे हर को मितानिन को जो है वीडियो मैसेज भेजे जाएंगे कि वजन त्योहार इतने तारीख को होना है, आपको आमंत्रित करना है सबको, तो हर चीज क्या हो जाएगा? डिजिटल हो जाएगा। सबको वीडियो भेजे जाएंगे, मितानिन से जुड़े हुए जितने लोग होंगे सबको वीडियो भेजे जाएंगे कि आज वजन त्योहार है, आपको यहां पर आना है। तो हर चीज क्या कर दिया जाएगा? डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और सूचना जो है उसका प्रसारण ज्यादा किया जाएगा। तो इसकी सहायता से राज्य स्तरीय पोषण तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा मितानियों को ट्रेनिंग के लिए डिजिटल वीडियो का उपयोग किया जाएगा। यानी उनको डिजिटल रूप में क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से बच्चों को, महिलाओं को आंगनबाड़ी में बुलवाना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका आईटी सर्विस, एआई और आईटी का गढ़ छत्तीसगढ़। यानी आईटी जो आपका नया रायपुर आईटी क्षेत्र है, आपका नाटी पार्क है, तो नया रायपुर के क्षेत्र के लिए विकसित है। तो एआई और आईटी का गढ़ छत्तीसगढ़ 2047 थीम के साथ राज्य में आईटी के क्षेत्र का भी विकास लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बीपीओ, बीपीएम और केपीओ यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का ग्लोबल हब बनेगा। यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। यानी हमारे यहां ये सब आपका बीपीओ बनेंगे, ठीक है, आप हमारे यहां बीपीएम बनेंगे, केपीओ बनेंगे, यानी नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग के हब हमारा ग्लोबल हब बनेगा छत्तीसगढ़। यहां स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित किया जाएगा, यानी यहां पर स्टार्टअप उद्योग आकर स्थापित हो, उसके लिए हमारे यहां पर क्या किया जाएगा? उस तरीके से हमारे यहां नीति बनाई जा रही है कि आईटी के सेक्टर के उद्योग यहां पर आकर स्थापित हो। राज्य को डिजिटल डाटा और क्लाउड का केंद्र बिंदु बनाने की योजना है। यानी यहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों के जहां पर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए यहां पर स्थापित किए जाएंगे स्टोरेज क्षमता। जैसे होती है ना, हर कंपनी अपना डेटा सुरक्षित रखती है, तो हमारे राज्य को भी डिजिटल डेटा और क्लाउड का केंद्र बिंदु बनाया जाएगा। बेंगलुरु आईटी का हब है, जैसे बेंगलुरु आईटी का हब है, जो बेंगलोर है वो आईटी हब है, उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी आईटी हब बनाया जाएगा। बेंगलुरु से सीखकर छत्तीसगढ़ में भी अधोसंरचना के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी पार्क तथा डिजिटल इंफ्रा का विकास करने की योजना है। आईटी के सेक्टर में कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। तो उतनी ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इतना जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ को भी बेंगलोर को जिस तरीके से आईटी हब बनाया गया है, उसी के लिए हमारे विशेषज्ञ वहां पर जाएंगे, पता करके आएंगे कि वहां पर कैसे बेंगलोर आईटी हब बना, उसी को तकनीक को हम यहां पर अपना के छत्तीसगढ़ को भी आईटी सेक्टर में आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है लॉजिस्टिक हब, जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़। लॉजिस्टिक हब यानी हमारे यहां अलग अलग जगह से हमारे यहां जो कंटेनर आएंगे, माल आता है, जो भी अगर आप अलग अलग जगह सामान आते हैं उनको स्टोर करके एक जगह रखने के लिए हमको लॉजिस्टिक हब बनाना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में भी लॉजिस्टिक हब, जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़। तो जुड़ता छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़ टीम के अंतर्गत राज्य में सड़क, रेल परिवहन तथा वायु सेवा का विस्तार करने की योजना तैयार की गई है। तो हम देखेंगे तो राज्य में सड़क मार्ग से भी आपके कंटेनर आते हैं, रेल परिवहन से भी आता है और वायु परिवहन से भी हमारे यहां सामान आते हैं। तो राज्य के विकास के लिए रोड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माणाधीन दुर्ग आरंग एक्सप्रेसवे की तर्ज पर राज्य में 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे तथा 3000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। यानी अगर हमारे यहां वायु मार्ग से भी कोई सामान आए, सड़क मार्ग से भी कोई सामान आए या रेल मार्ग से भी कोई भी सामान आए, तो उन सामानों को हमको लॉजिस्टिक हब तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिवहन की सुविधाओं को बेहतर करना पड़ेगा। तो अगर वायु परिवहन से भी कोई सामान आ रहा है तो उनको लॉजिस्टिक गोडाउन तक ले जाने के लिए हमको सड़क मार्ग की आवश्यकता है, इसलिए हमारे यहां क्या होगा? सड़कों का निर्माण किया जाएगा। वही चीज बोल रहे हैं। राज्य के सभी जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। कोयला, लोहा तथा अन्य खनिजों के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जा रहा है।
नया रायपुर में ड्राई पोर्ट के साथ ही अन्य औद्योगिक स्थल पर कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। यानी नया रायपुर में ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा और साथ ही साथ अन्य औद्योगिक स्थल पर कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। कंटेनर डिपो यानी कंटेनर रखने का स्थान। महानदी में 200 किलोमीटर का जल मार्ग का निर्माण प्रस्तावित है। यह पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी नदी में जल मार्ग अभी प्रस्तावित किया जा रहा है। तो महानदी में 200 किलोमीटर का जल मार्ग अभी प्रस्तावित किया जा रहा है। यह पॉइंट इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रायपुर दुर्ग भिलाई के निकट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो कहां कहां आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा? रायपुर दुर्ग भिलाई, क्योंकि उद्योग क्षेत्र है, उद्योग बेल्ट बनेगा तो यहीं पर लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। क्योंकि उद्योगों में जो प्रोडक्शन होगा रखेंगे कहां? लॉजिस्टिक हब में रखेंगे। तो जहां औद्योगिक बेल्ट बनेगा वहीं लॉजिस्टिक हब बनेगा, वही बताया जा रहा है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए 3 लाख स्क्वायर फीट में सर्व सुविधा युक्त केंद्र का निर्माण करने की योजना है। लॉजिस्टिक हब तक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। यानी अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलग अलग गोडाउन होते हैं, तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जितने भी सामान आते हैं उनके लिए लॉजिस्टिक हब बनेगा कि उनके सामान के लिए एक ही जगह का यूज हो, वहीं पर उनका सामान आकर एकत्रित हो और यहां से पूरे राज्य में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए 3 लाख स्क्वायर फीट जगह पर क्या किया जाएगा? लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा और उसके आसपास परिवहन के साधन को विकसित किया जाएगा। सीमेंट हैंडलिंग के लिए इंटीग्रेटेड टर्मिनल, स्टील लॉजिस्टिक पार्क तथा आयरन ओर के परिवहन के लिए रावघाट और दल्ली राजरा से भिलाई तक स्लरी पाइपलाइन परियोजना का प्रस्ताव है। तो यहां आपसे याद रखना है कि आपको क्या है, आपका जो आयरन ओर का परिवहन होता है, आयरन ओर के लिए रावघाट कांकेर और दल्ली राजरा से भिलाई तक स्लरी पाइपलाइन बनेगी और इस स्लरी पाइपलाइन से डायरेक्ट जो है वो आपका जो जिस तरीके से आयरन हो रहा है वो डायरेक्ट जो है वहीं से स्लरी पाइपलाइन के माध्यम से वो आपके भिलाई स्टील प्लांट में आ जाएगा। तो यहां पर भिलाई तक स्लरी पाइपलाइन परियोजना बिछाने का प्रयास किया जाएगा। फल और सब्जी के लिए बस्तर, सरगुजा, जसपुर तथा रायगढ़ में कोल्ड चेन का निर्माण किया जाएगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फल तथा सब्जी के लिए बस्तर, सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ यहां पर क्या किया जाएगा? कोल्ड चेन का निर्माण किया जाएगा। क्योंकि जो आपके फल और सब्जी होते हैं अगर ठंडी जगह नहीं रखेंगे खराब हो जाते हैं, तो वो ज्यादा समय तक रहे पर उसके लिए कोल्ड चेन बनाना पड़ेगा। तो बस्तर, सरगुजा, जसपुर और रायगढ़ के लिए कोल्ड चेन का निर्माण किया जाएगा ताकि वहां जो फल और सब्जी हमारे यहाँ ज्यादा वहीं होते हैं तो वहां पर उनको सुरक्षित रखा जा सके। चलिए अगला देखते हैं, हर्बल हब और प्राकृतिक चिकित्सा का केंद्र छत्तीसगढ़। तो आपको पता है हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो हर्बल के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ 144% है, तो हमारे यहाँ हर्बल उत्पाद ज्यादा पाए जाते हैं। तो जड़ी बूटियों से समृद्ध छत्तीसगढ़ हर्बल हब बनने को तैयार है और औषधि पौधे के उत्पादन में राज्य चौथे स्थान पर है। यानी देश में जितना भी औषधि पौधों का उत्पादन होता है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। राज्य में 625 प्रकार के औषधि पौधे पाए जाते हैं तथा 11,000 से अधिक हमारे यहाँ पारंपरिक वैद्य हैं। राज्य की औषधियों की ग्लोबल ब्रांडिंग तथा मार्केटिंग के लिए ग्लोबल हर्बल फेस्टिवल जैसे आयोजन किए जाएंगे। यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ये प्लान बना रही है कि ग्लोबल हर्बल फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा, जहां पर अलग अलग हर्बल प्रोडक्ट के बेचने के लिए लोग आएंगे और अलग अलग जगह से लोग उसमें शामिल होंगे। तो उनके हर्बल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होगी, उनको बेचा जा सकेगा। आयुष योजना के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा शैक्षणिक विकास का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। प्रोसेसिंग यूनिट तथा वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। मेडिसिनल प्रोसेसिंग प्लांट और औषधि पादपों का हब बनाने के लिए कोरबा, रायपुर, जगदलपुर और कांकेर के स्थान तय किया गया है। यानी मेडिसिनल प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे बनेंगे? तो मेडिसिनल प्रोसेसिंग प्लांट कोरबा, रायपुर, जगदलपुर और कांकेर में बनेंगे। ये पॉइंट आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए। इसके अलावा जगदलपुर और कांकेर में प्रोसेसिंग यूनिट तथा नारायणपुर और कोंडागांव में कलेक्शन सेंटर की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। तो जो लक्ष्य रखा गया है, कहां पे प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा, कहां पर आपका कलेक्शन सेंटर बनेगा, ये आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जगदलपुर और कांकेर में प्रोसेसिंग यूनिट बनेगी, नारायणपुर और कोंडागांव में कलेक्शन सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आयुष योजना का क्रियान्वयन 3 विभागों की सहभागिता से होगा। मैंने बताया था कि आयुष योजना बन रही है स्वास्थ्य के लिए, तो आयुष योजना का क्रियान्वयन 3 विभाग करेंगे। पहला स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग का काम क्या होगा? ट्रेनिंग तथा औषधि गुणवत्ता के साथ ही अस्पतालों तथा दवाखानों आदि में सहभागी होना। यानी दवाखानों तक दवाएं पहुंचाने का काम किसका होगा? स्वास्थ्य विभाग का होगा। इसके अलावा दूसरा विभाग है पर्यटन विभाग, भी आयुष योजना में भागीदारी करेगा।
मार्केटिंग और ब्रांडिंग करना है हर्बल प्रोडक्ट का, तो वो कौन करेगा? पर्यटन विभाग करेगा। और वाणिज्य एवं उद्योग विभाग हर्बल प्रोडक्ट की सेल्स और ब्रांडिंग प्लांट, संग्रहण, प्रोसेसिंग सेंटर आदि पर काम करेगा। यानी जो प्रोसेसिंग सेंटर बनेगा, यानी वो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट आएगा तो उसका उद्योगों में ही तो प्रयोग होगा, तभी तो वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग उनको प्रोसेसिंग सेंटर बनाने में मदद करेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग औषधि लाने का काम करेगा, पर्यटन विभाग उसके ब्रांडिंग का काम करेगा, उद्योग विभाग प्रोसेसिंग सेंटर बनाने का काम करेगा, उसके बाद उस सब चीज को बेचा जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं, वन धन विजन, वनोपज से आर्थिक समृद्धि। अब ये वन धन विजन क्या है? तो आपको पता है हमारे यहाँ लघु वनोपज उत्पाद भी मिलता है। तो राज्य में 65 प्रकार के लघु वनोपज का उत्पादन होता है, यानी हमारे राज्य में 65 प्रकार के लघु वनोपज बन रहे हैं। लघु वनोपज के संग्रहण में देश छत्तीसगढ़ की भागीदारी 88% की है, यानी देश में जितना लघु वनोपज होता है उसके संग्रहण में छत्तीसगढ़ 88%, यानी देश का 88%, यानी वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य है, सबसे पहले नंबर में आता है। करीब 12 लाख आदिवासी का जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज पर निर्भर है। इसे देखते हुए लघु वनोपज को राज्य की आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत माना जा सकता है। विजन 2047 में लघु वनोपज को लेकर निधि निर्धारित की गई है। अमृत महोत्सव के दौर में छत्तीसगढ़ वन आधारित अर्थव्यवस्था में ग्लोबल लीडर बनने को तैयार है। वनोपज का वाणिज्यिकरण, प्रमोशन कर आदिवासी समुदाय की अर्थव्यवस्था को उन्नत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या किया जाएगा? लघु वनोपज का प्रमोशन किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, उसके ब्रांडिंग की जाएगी ताकि लघु वनोपज बाहर जाकर भी बिक सके, उसके लिए ब्रांडिंग की जाएगी। राज्य की वनोपज का ब्रांड बनाया जाएगा, निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी यहां से लघु वनोपज बाहर जाए, सहकारी व्यवस्था बनाई जाएगी तथा वनोपज की प्रोसेसिंग का इंतजाम किया जाएगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरबा, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, जसपुर, सरगुजा, कटघोरा, रायगढ़ में प्रोसेसिंग प्लांट बनेंगे। यानी यहां पर क्या किया जाएगा? प्रोसेसिंग प्लांट बनने की क्षमता, लगाने की क्षमता है, तो इन जगहों पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाएंगे। बस्तर में जगदलपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर तथा धमतरी और गरियाबंद जैसे केंद्रों में भी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा सकता है। यानी लघु वनोपज के लिए प्रोसेसिंग करने के प्लांट जो है यहां पर लग सकते हैं, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नाफेड के सहयोग से आदिवासियों को सहकारी समूह का गठन कर हर आदिवासी गांव में वन धन विकास केंद्रों की स्थापना का काम किया जाएगा। यानी वन धन विकास केंद्र जो मोदी सरकार की योजना है, वन धन विकास केंद्र हर आदिवासी क्षेत्र में लगे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। आगे, राज्य के प्रमुख शहरों में हर्बल स्टोर की स्थापना की जाएगी। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग का उपयोग किया जाएगा, यानी यह प्रयास किया जाएगा कि यहां के लघु वनोपजों को भी जीआई टैग मिले, जीआई टैग का उपयोग किया जाएगा। राज्य की लघु वनोपज की ग्लोबल ब्रांडिंग की जाएगी। ई मार्केट बनाए जाएंगे जिससे संग्राहक और प्रोसेसर, व्यापारी तथा निर्यातक जुड़े रहें। यानी एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी ऑनलाइन आपकी हर्बल प्रोडक्ट की या आपके लघु वनोपज की खरीदी बिक्री हो सके, उसके लिए क्या किया जाएगा? ई मार्केट यहां पर बनाने का प्रयास किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला है शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का विजन। तो शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का विजन क्या है? तो राज्य में वर्तमान में साक्षरता दर 78.2% है, जिसे 2047 में 99.9% तक ले जाना है। स्कूल में ड्रॉप आउट की दर प्राइमरी स्कूल में 5.4% है, जबकि सेकेंडरी स्कूल में 18.3% है। यानी प्राइमरी स्कूल में 100 बच्चे जाते हैं तो 5.4% बच्चे प्राइमरी स्कूल से ही ड्रॉप हो जाते, उसके आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं करते, जबकि सेकेंडरी स्कूल में 18.3% बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाकर शिशुओं की प्रारंभिक शिक्षा में सुधार किया जाएगा। आधुनिक लैब, औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप आदर्श कॉलेज की स्थापना, कौशल द्वार खोलने के लिए वन स्टॉप डिजिटल केंद्र, नियुक्तियों में सुधार की प्रक्रिया, निरंतर शिक्षक ट्रेनिंग आदि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यानी बच्चों की शिक्षा अच्छी हो सके, उसके लिए यहां पर आपका नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई जाएगी। कौशल द्वार खोलने के लिए वन स्टॉप डिजिटल केंद्र बनाए जाएंगे। नियुक्तियों में सुधार की प्रक्रिया, निरंतर शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सके, यह प्रयास किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कौशल द्वार पोर्टल में ऑनलाइन कोर्स का संचालन होगा। यानी कौशल द्वार एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसमें ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जा सकेगी। इसमें नियोजन तथा इंटर्नशिप के लिए उद्योगों को जोड़ा जाएगा, यानी उद्योगों को बुलाया जाएगा कि आप बच्चों की शिक्षा देने का काम करवा सकते हैं, यानी उनको ठेके दे सकते हैं, आपको टेंडर जारी कर सकते हैं। विद्यार्थियों का डाटा, उनका कौशल, जो कोर्स उन्होंने किया है आदि इसी पोर्टल में संग्रहित होगा। यानी जो भी बच्चा जो कोर्स की तैयारी करेगा, जिन चीजों को पढ़ेगा, उनका भी डेटा स्टोर करके रखा जाएगा।
आगे देख लेते हैं। अगला यहां पर समृद्ध समाज खुशहाल जीवन। समृद्ध समाज खुशहाल जीवन। अब ये समृद्ध समाज खुशहाल जीवन क्या है? छत्तीसगढ़ विजन 2047 में समृद्ध समाज खुशहाल जीवन के लिए उपादान तय किए गए हैं। शहरों को ग्लोबल स्तर तक बनाया जाएगा। आम नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च करने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ग्रामों का सतत और अनुरूप विकास की योजना है। 2027 तक 1 लाख तक की आबादी वाले 14 से अधिक कस्बों को स्मार्ट शहरों में बदलने की योजना पर काम चल रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2027 तक 1 लाख से अधिक आबादी वाले लगभग 14 से अधिक कस्बों को क्या बना रहे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने का या स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास किया जाएगा। शहरी इलाकों में वर्तमान में 75% से कम घरों में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था है। यानी शहरों में अभी जितने भी घर है केवल 75% ऐसे घर हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम है, बाकी 25% घर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो उसमें सुधार किया जाएगा। शहरों में स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय विद्युत प्रणाली, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा शहरों को हरा भरा रखने के उपाय किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना योजना के शहरीकरण हो रहा है, ऐसे इलाकों में विकास की योजना बनाई जाएगी। यानी क्या हो रहा है? गांव को शहरों टाइप विकसित कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर योजना नहीं बनाई जा रही कि कैसे विकसित किया जाएगा। तो यहां पर क्या किया जाएगा? 2047 तक ये लक्ष्य रखा गया कि हम गांव को शहरों वाली सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रॉपर योजना के अनुरूप गांव को शहर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा प्रयास यहां पर किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला है सरल सुशासित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य। तो सरल यानी सुशासन लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी? तो छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस का मॉडल विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 17 बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। 24 घंटे 7 दिन सरकार आपके साथ रहेगी। जन सेवा पोर्टल के माध्यम से लोक सेवा गारंटी निश्चित की जाएगी। यानी एक जन सेवा पोर्टल खोला जाएगा जिसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी काम कराने में, सरकारी काम कराने में, तो वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको जैसे ही कंप्लेन करेंगे सरकार आपकी मदद पहुंचाएगी आपको। हर परिवार से कम एक व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभार्थी होगा। यानी यह प्रयास किया जाएगा कि जितने भी परिवार उसमें कम से कम हर परिवार का कम से कम एक व्यक्ति तो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। सुगम व्यापार पोर्टल से व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जा रहा है। यानी एक पोर्टल खोला जाएगा, सुगम व्यापार पोर्टल, जिसमें व्यापारियों को एक ही जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। डिजिटल डाटा, डिजी सेवा पोर्टल, ई गवर्नेंस डैशबोर्ड नागरिक सेवाओं को अंतिम चरण तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी जो आपका डिजिटलाइज किया जा रहा है पूरी चीजों को, तो वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच जाए, वो इसका लक्ष्य रखा गया है। सभी सरकारी कर्मचारियों को अधिकार के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी होगी। सभी विभागों में आईटी एक्सपर्ट होंगे। यानी सभी विभागों में क्या किया जा रहा है? आईटी एक्सपर्ट की नियुक्ति की जाएगी। युवा कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने के लिए उनको निरंतर क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्य विषयों पर अंतर विभागीय कमेटियों का गठन किया जाएगा। वार्षिक समीक्षा पर जोर दिया जाएगा। यानी मुख्य विषयों पर समिति का गठन होगा और यह समिति क्या करेगी? वार्षिक रूप से क्या करेगी? अपने जो भी लक्ष्य रखेगी उसकी समीक्षा हर साल करेगी। ई ऑफिस बनेंगे तथा कागज का काम किया जाएगा, कम किया जाएगा। यानी जो जितने भी काम आजकल ऑफलाइन मोड में होते हैं, कागजों के माध्यम से होते हैं, सब वो ऑनलाइन मोड में हो जाएंगे, तो उसका प्रयास किया जाएगा। नागरिकों की प्रतिक्रिया पर सरकारी कार्यक्रमों की रेटिंग तय की जाएगी। यानी आपके जो हर जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे, जितनी भी योजनाएं आएंगी, उसमें नागरिकों से फीडबैक लिया जाएगा और उसकी रेटिंग दी जाएगी। जमीनी स्तर पर जनतंत्र लागू करने के लिए अंतिम छोर तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी, पंचायतों को अधिकार संपन्न तथा जन भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। यानी हर गांव तक क्या पहुंचे? इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए सरकार काम करी। पंचायतों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचेगी तो सभी काम आपका ऑनलाइन मोड में संपन्न हो जाएगा, जिसके लिए अभी एक गांव से दूसरे गांव लोग घूमते रहते हैं, वो आसानी से संपन्न हो जाएगा, उसका प्रयास किया जा रहा है। अब देखते हैं कला और संस्कृति की नई पहचान। अब कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है? हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। यानी जो हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पारंपरिक हस्तशिल्प तथा कला को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट ब्रांड से समझौता करने की योजना है। यानी क्या करेंगे? यहाँ के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें प्राइवेट किसी कंपनी को आमंत्रित किया जाएगा कि वो अपनी ब्रांडिंग से इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। नागालैंड के हॉर्निबल फेस्टिवल के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मेले और मड़ई को बड़ा इवेंट बनाने की योजना है। जैसे नागालैंड में हॉर्निबल फेस्टिवल होता है, वैसे छत्तीसगढ़ के मेले मड़ई की भी पहचान जो है वो विश्व स्तर तक पहुंचे, उसका प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। राज्य की स्थानीय संस्कृति को देश विदेश
तक ले जाने के लिए इसका प्रमोशन किया जाएगा। हस्तशिल्प के लिए डिजिटल बाजार तैयार किया जाना है, यानी जो भी आपके हस्तशिल्प प्रोडक्ट है उनको ऑनलाइन मार्केट में भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनकी ऑनलाइन खरीदी बिक्री हो सके और हस्तशिल्प जो उद्योग में लगे लोग हैं उनको फायदा मिल सके। कला संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए नीति तय की जा रही है और इसी नीति के तहत जो है कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर ये आपका पूरा था छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2047 में क्या लक्ष्य रखे गए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ ट्रेनिंग सेंटर बन रहे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ कहाँ बन रहे हैं, आईटी हब किस क्षेत्र को बनाया जा रहा है, या हर्बल उद्योग में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे यहाँ कितना % हर्बल उद्योग में आता है, हमारे यहाँ कितना लघु वनोपज का उत्पादन होता है। ये सब चीज़ें आपके लिए पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा ये वाली पार्ट जो मैंने शुरू में आपको बताई थी, ठीक है, जो शुरू में मैंने आपको बताया था ये चीज़ भूलिएगा नहीं। ये वाला अग्रणी क्षेत्रों में विकास की थीम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या क्या है और हमारा छत्तीसगढ़ किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये डेटा जो मैंने आपको बताया था यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये डेटा जो मैंने बताया था यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा राज्य नीति आयोग के बारे में जो मैंने बताया यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये आपका पूरा मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़, यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने आपको यहां पर पूरा विजन डॉक्यूमेंट जो आपका बहुत बड़ा था उसको मैंने छोटा करके ब्रीफ करके आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है। और जो यहां पर टेबल फॉर्म में मैंने आपको बताया है ये बेहद जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। ये सब चीजें आपको प्री के एग्जाम में ये सब चीजें आएंगी और जो मेंस के एग्जाम लिखेगा तो पूरे जो आखिरी तक मैंने आपको पूरी थीम को एक एक करके समझाया वो आपके पेपर के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, आपने चीजों को कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको आप वहां जाकर ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।